हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं आत्मन स्टडी विद धीरज। मेरे को पता है कि बहुत लेट हो चुका है और कल भी मैंने एक वीडियो नहीं डाली थी। तो मैं बता देता हूँ कि कल एक माइक आ रहा है, वो कल मैं माइक खरीद लूँगा और मेरा मोबाइल भी मैं रिपेयर के लिए दे रहा हूँ। तो शायद 3 दिन तक वीडियो नहीं आएगी, इसलिए अभी ये थोड़ा बहुत चल रहा है मेरा मोबाइल, बाकी पहले हैंग कर रहा था। तो अभी मैं थोड़े बहुत वीडियो बना लेता हूँ, जितनी बनती उतनी। और आई थिंक ये सडन स्टॉप भी हो सकता है कभी भी, तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी, बट आई विल ट्राई कि मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँ। हमारा चैप्टर चल रहा था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। इसके पार्ट 3 में मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। पार्ट 4 में हम इसके सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो और एक और खुशी की बात है कि हमारे 85 सब्सक्राइबर्स हो गए, मीन्स फैमिली इंक्रीज़ हो रही है, डेली 3 सब्सक्राइबर्स तो आ ही रहे हैं। तो अब ये है ब्रीफ क्वेश्चन, ठीक है। तो राइट अ नोट ऑन गाइबस मेजनी। आखिर गाइबस मेजनी था कौन? याद है मैंने अंडरलाइन करने के लिए कहा था। यस, तो गाइबस मेजनी वाज एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी। वो एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। उनकी बर्थ हुई थी गियोना इन 1807 में, और वो एक मेंबर थे सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कैर्बोनिया। सीक्रेट सोसाइटी यानी कि अंडरग्राउंड सोसाइटी के। एट द एज ऑफ 24, जब वो 24 ईयर्स के थे, तो उनको एक्सेल में सेंड कर दिया था 1831 में, एक अटैम्प्ट करने के लिए एक रिवॉल्यूशन इन लिगुआरिया। ठीक है, तो मतलब इसमें टर्म्स बहुत सारी अजीब अजीब सी, इसमें स्टेट्स और इनके प्लेसेस के नाम बहुत अजीब है, इसलिए अंडरलाइन करके रख देना ताकि याद रहे। He founded underground societies named Young Italy in the Middle East, Young Europe in Brindley, were whose members were like-minded young men for Poland, France, Italy, and the German states. तो अब क्वेश्चन नंबर बी, काउंट कैमिलियो डे कैवार। तो कैवार जो था वो एक चीफ मिनिस्टर था। आपको इसका पूरा नाम तो नहीं मिलेगा बुक में, पर काउंट कैवार वाज अ चीफ मिनिस्टर, ये ज़रूर मिल जाएगा आपको, ऑफ सर्डेनिया Piedmont state, who led to the movement to unify the regions of the Italy. He was neither a revolutionary nor a democratic. तो वो रिवॉल्यूशनरी भी नहीं थे और डेमोक्रेटिक भी नहीं थे, लाइक मैनी अदर। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी और वॉइस भी अगर अच्छी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो यार। तो देखो इसमें क्या था कि वो फ्रेंच ज़्यादा अच्छे से बोलता था जबकि इटली के, और वो इंजीनियर केयरफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस, ठीक है। और उसने सरदानिया पिडोमा डिफीट द ऑस्ट्रेलियन फोर्सेज इन 1859 एंड thereby फ्री द नॉर्थन पार्ट ऑफ द इटली फ्रॉम द ऑस्ट्रियन हेजनबर्ग। तो अब द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके बारे में अपन को कुछ लिखना है। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का पूरे बुक में एक सिंगल पैराग्राफ है, जो का पूरा पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। दिस वॉज अ सक्सेसफुल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बैक्ड बाय द ग्रीक रिवॉल्यूशनरीज। तो नाम से पता चलता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि एक वॉर था, सक्सेसफुल वॉर था, जो कि ग्रीक रिवॉल्यूशनरीज ने परफॉर्म किया था और उनके जीत भी हुई थी, और ये हुआ था 1821 में एंड 1829 अगेंस्ट द ऑटोनम एम्पायर। ऑटोनम एम्पायर इस चैप्टर में बहुत ही मेन एम्पायर है, तो पुरानी वीडियो ज़रूर देखना जिसमें मैंने ऑटोनम एम्पायर के बारे में बहुत कुछ बताया। The Greek were supported by the West European countries, while poets and the artists hailed Greece as the candle of the European civilization. Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. ठीक है, अब डी, फेनक्रेट पार्लियामेंट। आखिर ये फेनक्रेट पार्लियामेंट है क्या? बोलो मत, एक इमेज के नीचे इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। It was an all-German nation assembly formed by the middle-class professionals, businessmen, and prosperous artisans belonging to the different German regions. It was convened on 18 May 1848 in the church of सेंट पॉल। तो सेंट पॉल का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना ही होगा, कुछ लोग तो सेंट पॉल के स्कूल्स में भी होंगे। इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, this assembly drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarch subject to a parliament. However, it faced opposition from the aristocracy and military. Also, it was dominated by the middle classes. Its mass support base in the end, it was forced to disband. तो ठीक है, तो अब देखो रोल क्या था वुमेन का नेशनल स्ट्रगल्स में। वुमेन का रोल बहुत ज़्यादा था, मतलब ज़्यादा होते हुए भी कम था और कम होते हुए भी ज़्यादा था, मतलब अब क्या ही बोलूँ। तो जो इशू था एक्सटेंडिंग जो पॉलिटिकल राइट्स जो वुमेन के थे,
वो एक कंट्रोवर्सी थी। और लिबरल मूवमेंट्स बहुत सारे हुए थे, लार्ज नंबर ऑफ वुमेंस ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था और वो बहुत सालों तक भी चले थे। और उन्होंने पॉलिटिकल एसोसिएशन भी फॉर्म कर ली थी। उन्हें कोई वुमेंस को दूसरे पॉलिटिकल एसोसिएशन उसमें ज्वाइन नहीं करने दे रहे थे, तो उन्होंने टेंशन नहीं ली, सोचा नहीं और ख़ुद की पॉलिटिकल पार्टी बना ली। और उन्होंने सफ़ेज यानी कि जी वो राइट टू वोट उन्होंने ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली when the Frankfurt Parliament conveys the crutch of St. Paul. Women were admitted only as observed to stand in the visitors' gallery. Up question number 2. What steps did French revolutionaries take to create sense of collective identity among the French people? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने ऐसा क्या किया कि उनको मतलब एक कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस हो। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप लिए जिससे कि वहाँ के लोगों को कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल का पता चले। तो ये था आइडियाज़ ऑफ ला पैट्री यानी कि द फादरलैंड और ले सिट्रोनी यानी कि द सिटीज़न। और ये उनको पता था कि यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉय इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। और एक न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड और स्टेट जनरल वाज रीनेम्ड द नेशनल असेंबलीज एंड वाज इलेक्टेड बाय ग्रुप एक्टिव सिटीजन्स। ठीक है, अब न्यू हाइमस ओथ्स और मैरिट्स कमर्स्ड इन द नेम ऑफ द नेशन। बहुत सारी नई नई चीज़ें नेशन के नाम पर बनी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर द एंटायर नेशन, डिस्करेजिंग रीजनल डिलेट्स एंड प्रमोटिंग फ्रेंच एज वेल एज कॉमन लैंग्वेज ऑफ द फ्रेंच नेशन। तो फ्रेंच ही वहाँ की कॉमन लैंग्वेज बन गए। तो हु वेयर द मारियाना एंड जर्मानिया व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वेयर पोर्ट्रेट। तो वो फीमेल एल्गरीज थी। एल्गरीज का नाम आपने थॉर की एक मूवी में ज़रूर सुना होगा जिसमें हल्क भी था और वो मिलके किसको हराते, एला को हराते, शायद याद ही होगा। मार्वल की मूवीज़ कौन नहीं देखता। दे स्टूड एज एन the personification of ideas with liberty and the republic, the importance of the way। तो कितना हो गया, 7 हो गया। इम्पोर्टेंट हुआ इवन दे वेयर पोर्ट्रेट। तो उनकी मतलब स्टैचूज बनाए हुए, बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, पोर्ट्रेट्स बनाए। अब क्वेश्चन नंबर 4, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। तो आगे जर्मन यूनिफिकेशन था क्या। तो 80s में नेशनलिस्ट फीलिंग जो स्ट्रॉन्ग हार्ट्स के थे मिडिल क्लास जर्मन्स वो यूनाइटेड हो गए और उन्होंने 1848 में एक नेशन क्रिएट किया, स्टेट ऑफ द न्यूमरस जर्मन स्टेट, बट द मोनार्की एंड द मिलिट्री गॉट टुगेदर। पर अब क्या हुआ कि वो मोनार्की और मिलिट्री दोनों एक साथ आ गए, फिर कौन उनके टक्कर में आता। ठीक है, तो सपोर्ट फ्रॉम द लैंड ओनर्स ऑफ द पर्शिया यानी कि जंकर्स टू पर्शिया ने भी बाद में लीडर्स ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन मूवमेंट। Its chief minister, Otto von Bismarck, was the architect of the process, which support the Persian army and the Persian bureaucracy. The unification process was completed after Persia won wars with Austria, Denmark, France over 7 years of time. In January 1871, the Persian king विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम मतलब पब्लिकली उसको डिस्क्लोज कर देना, पब्लिकली अनाउंस कर देना। The German Empire in a ceremony held at the Versailles. Question number 5. What changes did Napoleon introduce to make the administrative system more effective in the territories ruled by him? कुछ भी पूछना हो नीचे कमेंट लिखना, बट मैं उसका 3 दिन बाद आंसर दूंगा क्योंकि 3 दिन तक फ़ोन रिपेयर पे जा रहा है। नेपोलियन, देखो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये खुद ही कर रहा है, तो कभी भी नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड फॉलोइंग चेंजेस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर इफेक्टिव इन द एरियाज रूल्ड बाय हिम। तो उसने क्या एक सिविल कोड बनाया 1804 में, ऑल्सो नोन एज नेपोलियन कोड। इट डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। इट इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सिक्योर्ड द राइट प्रॉपर्टी, इट सिंप्लीफाइड। तो उसने ऐसे बहुत सारे किए थे, तो अब ये शायद मेरे कंट्रोल में नहीं है। सो बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो ताकि मेरे नए से नए वीडियोज़ आप लोगों को मिल सकें।